यह वीडियो क्लास 10 के अर्थशास्त्र का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 3 मुद्रा, बचत एवं साख का लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है वस्तु विनिमय क्या है। उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु या एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है मौद्रिक प्रणाली क्या है। उत्तर, मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। चूँकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा की परिभाषा दें। उत्तर, साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्कों से समझा जाता है। प्रोफेसर हार्टले बिट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलबर्न का कहना है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के सामान्य मापक ऋण के भुगतान का मानदंड या मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एटीएम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है एटीएम क्या है। उत्तर, एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीआई बैंक द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जा सकता है। अब है क्रेडिट कार्ड क्या है। उत्तर, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट में टैप ए, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, बचत क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है बचत क्या है। उत्तर, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। यानी सेविंग बराबर इनकम माइनस कंजप्शन। क्राउथर के अनुसार किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपयोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। अर्थव्यवस्था में
स्थायित्व के लिए बचत एवं विनियोग एवं दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी कि S बराबर I, यानी बचत बराबर विनियोग होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, साख क्या है? उत्तर, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख के दो पक्ष होते हैं, पहला ऋणदाता और दूसरा ऋणी, अर्थात किसी दिए हुए समय में ऋणी रुपये, सेवाएं या वस्तुएं साख के आधार पर प्राप्त करता है और एक निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन है और पहला है इसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह महत्वपूर्ण कठिनाई थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए, जैसे गेहूं के बदले चावल का खरीदार मौजूद हो, लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था किसी की ज़रूरत किसी से मेल खा जाए। अब है दूसरा, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई मूल्य के मापने से संबंधित थी। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके, अर्थात 1 किलो चावल के बदले कितना दूध दिया जाए आदि। अब है तीसरा, मूल्य संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं मछली, फल, सब्जी इत्यादि का लंबी अवधि तक संचय करना कठिन था। अब है 4, सह विभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अब है 5, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाई होती थी। इस प्रणाली में उधार देने वाले को घाटा होता था, जबकि उधार लेने वाला फायदे में रहता था। अब है 6 नंबर इसका है, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। अब है दूसरा क्वेश्चन, और ये दीर्घ-उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। ठीक है, दूसरा है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। उत्तर, आधुनिक समय में
मुद्रा बहुत सारे कार्यों को संपन्न करती है। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य है। पहला, विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है। इस तरह मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही आसान बना दिया है। अब है दूसरा, मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया है। दूसरा है विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होता है और उसका भुगतान बाद में किया जाता है, अर्थात भुगतान विलंबित या स्थगित होता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। 4 है मूल्य का संचय। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना चाहता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है। मुद्रा के यह गुण है कि इसे संचित या जमा रखी जा सकती है। ठीक है। अब है 5, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। चलिए आगे है, मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। अब है 6 नंबर, साख का आधार। वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। उत्तर, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कोट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की प्रत्येक शाखा की अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीतिक शास्त्र में वोट, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा का आधुनिक जीवन में विशिष्ट स्थान है। प्रोफेसर पिगू ने ठीक ही कहा है कि
आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डाले। उत्तर, मुद्रा के विकास को निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला, वस्तु विनिमय। इसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। दूसरा, वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में खाल या चमड़ा, पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय या बकरी तथा कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया था। इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। अब है 3 नंबर, धात्विक मुद्रा। वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। 4, सिक्के। धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाइयां आने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। सोने, चांदी आदि से बना वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मुहर से चालित होता है, उसे सिक्के के रूप में जाने जाता है। 5, पत्र मुद्रा। सिक्के को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान में विश्व के प्रायः सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। देश का केंद्रीय बैंक कागजी नोट का प्रचलन करता है। अब है 6 नंबर, साख मुद्रा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको साख मुद्रा कहा जाता है। अब है 7, प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, 7 है प्लास्टिक मुद्रा। ले थोड़ा आगे इसको किया जाए। प्लास्टिक मुद्रा। आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर है। प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। 8 है, एटीएम सह डेबिट कार्ड। आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप एटीएम है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डाले। उत्तर, साख पत्र से हमारा तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। वे वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः साख पत्र मुद्रा की तरह ही कार्य करते हैं। मुद्रा एवं साख पत्रों में अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी ग्राह्य होते हैं, जबकि साख पत्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहती है। अतः साख पत्रों के लेन देन के कार्य में स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। साख पत्र के प्रकार। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। पहला, चेक। चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। अब है दूसरा, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है
जो एक बैंक अपनी किसी शाख या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। ठीक है, अब है तीसरा यात्री चेक। यात्री चेक यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। अब है 4 प्रतिज्ञा पत्र। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा करता है। आधुनिक समय में साख एवं साख पत्रों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।